टेलीकॉम मिनिस्टर एक कमरे के बाहर चुपचाप बैठा हुआ था। बाहर मीडिया वालों की भीड़ थी। मिनिस्टर को कमरे में बुलाया गया। राजनीति और जीवन दोनों ही अनप्रेडिक्टेबल हैं और यही इनको मज़ेदार भी बनाता है। टेलीकॉम मिनिस्टर ने टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम के बंटवारे में फेर दिए थे। ये बात ऐसी नहीं थी जिसको सीबीआई अपनी जांच में ढूंढ निकाले। सच सामने था, डोर पतली थी, टेलीकॉम मिनिस्टर का जाना तय था। आपको एक मौका और दे रहे हैं। कमरे में ये आवाज़ सुनाई पड़ी। ये बात किसने कही उससे इस कहानी में फ़र्क नहीं पड़ता। ये दिल्ली के गलियारों का एक चाणक्य था जिसको पता था कि अगर भ्रष्टाचार में कोई मंत्री इस्तीफा दे तो सरकार पर ज़्यादा सवाल उठते हैं। भ्रष्टाचार खत्म करना है, कर ही देंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये घिसी पिटी बातें कभी पुरानी नहीं पड़ती। टेलीकॉम मिनिस्टर ने सारा दोष मनोज साल्वे पर डाल दिया था। सीट बचने की चमक टेलीकॉम मिनिस्टर के चेहरे पर अलग ही थी। मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूँ। जब टेलीकॉम मिनिस्टर ने यह बात बाहर आकर मीडिया में कही तो साथ में एक और जोड़ी। कुछ फर्जी वकीलों ने चीज़ों को मैनिपुलेट करके देश को मिलने वाले टैक्स का भारी नुकसान किया है। मिनिस्टर ने जानबूझकर मनोज साल्वे का नाम ही नहीं लिया ताकि मीडिया वाले खुद नाम लें। नकली डिग्री वाली बात का बवाल बनना अभी खत्म हुआ ही था कि मिनिस्टर ने नई चिंगारी लगा दी। जो टीम मनोज के लिए काम कर रही थी उसकी लिस्ट में नाम कम हो रहे थे, लेकिन मनोज की डिग्री फेक है, ऐसा कोई क्यों करेगा? ये जानकारी अभी भी मिल नहीं पा रही थी। किसी के पास भी कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं था कि ये बात बाहर निकाली जाए। सबसे बड़ी बात यह भी थी कि मनोज की यह डिग्री वाली बात ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं थी। मनोज के दुश्मन जितने बड़े बड़े थे, उनके पास मनोज को बदनाम करने के और भी तरीके थे, लेकिन कोई डिग्री पर ही क्यों गया? इसकी कोई भी ठोस वजह निकल के नहीं आ रही थी। मनोज पर लगने वाले आरोप बड़े थे और दिल्ली के हर चैनल में मनोज की तस्वीरों के साथ खबरें चल रही थीं। फर्जी डिग्री वाले वकील का बड़ा कारनामा। वकील नहीं, टैक्स चोरों का साथ देने वाला दलाल मनोज साल्वे। उधर कॉलेज के कैंप के बाहर कई मीडिया वाले आ पहुंचे थे। मनोज के पैर का दर्द अब कम था। उसको फोर्ड से गाड़ी से नीचे लाया गया था। शाम हो चुकी थी। मौसम में नमी थी। बारिश के बाद हल्की सी ठंड थी। कुछ एक बच्चे एक कोने पर गिटार के साथ गाना गा रहे थे। सभी थके हुए थे। कुछ लोग एक छोटी नींद ले चुके थे। एक बड़े से ग्राउंड के चारों ओर पूरा बैच लेटा हुआ या बैठा हुआ था। चाय मिलना शुरू हो चुकी थी। कुछ लोगों की थकावट अब पहले से कम थी। बाबा एक कोने में पैर टिकाए रजनीश की किताब पढ़ रहे थे। मनोज सामने आसमान को देख रहा था। कैंप वाले बाहर मीडिया वालों के आने से परेशान थे। साशा हल्की नींद लेने के बाद चुपचाप बैठी थी। अनुषा लगातार मनोज यानी कि अपने एम को देखे जा रही थी। मीता इतनी फ्रेश थी जैसे अभी सुबह हुई हो। मीता मनोज के पास जाकर चाय लेकर गई। मनोज ने उठने की हल्की सी कोशिश की, लेकिन उठ नहीं पाया। बैठे रहो, इज्जत देने का नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं। मनोज हंसा और कप हाथ में लेकर उसने उसको अपने चेहरे से छुआया। चाय की गर्मी से उसको अच्छा लगा। दर्द कुछ कम हुआ? नहीं तो तुम्हें पुणे भेज सकते हैं। नहीं, मुझे रुकना है, मनोज ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। कौन लोग मिलने आए थे? ये बाहर मीडिया वाले क्यों खड़े हैं? मनोज ने आसमान में देखते हुए कहा। ज़्यादा कुछ नहीं, देश के टेलीकॉम मिनिस्टर से पंगे ले लिए हैं। थोड़ा बहुत तो छटपटाएगा ही। साले खुद को भगवान समझते हैं। क्यों करते हो तुम ऐसे? मैं क्या करता हूँ? मैं यहाँ कॉलेज इसलिए नहीं आया कि मुझे डिग्री चाहिए। ये लोग चाहते हैं कि मैं निकलकर वही करूं जो वो करवाना चाहते हैं, मनोज ने कहा। साशा के लिए कुछ परेशानी तो खड़ी नहीं करोगे ना? जिसको परेशान करना होगा वो कर लेता है।
पहले आकर धमकाता नहीं है। फिर भी कुछ तो परेशान करेगा ही ना। बदनाम करेंगे, करता रहे। कुछ और बात करो यार, मनोज ने कहा। पीछे जो गाने की आवाज़ आ रही थी वो तेज़ हो रही थी। कुछ लोग लकड़ियां लगाकर साथ में इकट्ठे जुटे। लकड़ी के धुएं की महक बारिश से गीली हुई, मिट्टी की महक में घुल रही थी। हर शाम की एक महक होती है। उस दिन कई सालों बाद मनोज ने शाम को इतना धीरे बहते हुए देखा था। दवा का असर कम हो रहा था, उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। लेकिन मनोज दूर से साशा को देख रहा था, जो शाम को देख रही थी। सबके मोबाइल अगले दिन शाम तक जमा थे, इसलिए लोगों के सिर झुके हुए नहीं थे। वे एक दूसरे को देख रहे थे और बातें कर रहे थे। आग लग चुकी थी। हर बैच में जो 2-4 सिंगल टाइप लोग होते हैं वो गाना गाने के लिए तैयार थे। बोन फायर के चारों ओर लोग घेरा बनाकर बैठ चुके थे। मनोज ने बाहर मीडिया वालों को चाय पहुंचवा दी थी और कोई भी स्टेटमेंट ना देने के लिए पर्ची भी पहुंचवा दी थी। वे सभी बिना खबर के लौट रहे थे। दिल्ली की राजनीति में नई दोस्तियां और दुश्मनियां रोज होती हैं। आज मनोज ने अपने कुछ दुश्मन बढ़ा लिए थे। गाना बजाना, पीना पिलाना शुरू हो चुका था। पूरे बैच को अच्छा लग रहा था। मीता घूम घूम कर सबका हाल ले रही थी। इतने में बाबा मनोज के पास आए। बाबा, दर्द कैसा है अब? मनोज बाबा के हालचाल लेने से थोड़ा सा चौंका, फिर कुछ सोचकर बोला, हल्का फुल्का है बाबा। बाबा को ये पता नहीं था कि केयर कैसे की जाती है। उन्होंने बड़ा जोर लगाकर कहा, कुछ भी दिक्कत हो तो बताना बाबा। आखिर रूममेट हो आप। तुम रहने वाले कहाँ के हो बाबा? मनोज ने पूछा। बाबा ने कॉलेज में ऐसा माहौल बना रखा था कि उनसे कोई सवाल पूछता नहीं था, हमेशा वही पूछा करते थे। बाबा, बहुत स्कूल बदले मैंने। पिताजी आर्मी में थे। साला लगता है कि अपना कोई घर है ही नहीं। बाबा के हाथ में जो गिलास था वो लगभग खाली सा हो चुका था। बाबा ने जेब से एक कागज निकाला और कुछ माल रूपी चीज मिलाकर सिगरेट जैसा कुछ बनाया और 2-3 कश लेने के बाद मनोज की ओर बढ़ाया। मनोज ने 1-2 कश लिए। मैं क्या बात कर रहा था? बाबा ने सिगरेट हाथ में लेते हुए याद किया। यही कि कोई घर नहीं है। हाँ बाबा, साला घर जाओ तो घर जैसा नहीं लगता। ये सब किताबें विताबें पढ़ लेता हूँ तो घर की याद नहीं आती, बस इसलिए पढ़ता हूँ। ये कहते हुए बाबा ने आसमान को देखा। वहां से तारे साफ दिख रहे थे। बाबा शायद ये बात कह नहीं रहे थे, खुद को समझा रहे थे। मनोज ने बीच में डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। बाबा की बातें भी इतनी धीमी होती जा रही थीं कि मनोज तक सही से आ ही नहीं रही थीं। मनोज भी बाबा को उस ट्रांस मोड में परेशान नहीं करना चाहता था। पता नहीं कैसे बाबा ने एकदम पूछ लिया, आपका घर कहाँ पर है? मैं दिल्ली में रहता हूँ, मनोज ने जवाब दिया। मीता मनोज के लिए कोल्ड ड्रिंक ला चुकी थी। मीता वहीं आकर बैठ गई थी। मीता के आने से ना मनोज और ना ही बाबा को कुछ फर्क पड़ा। आग की दूसरी ओर अनुषा थी, जो ठीक मनोज के सामने थी। साशा के हाथ में कोल्ड ड्रिंक थी। वह मनोज से एक खास एंगल पर बैठी थी। उसकी नज़र रह रह कर मनोज पर जा रही थी। साशा को अब भी दिन वाली नींद का ख्याल आ रहा था। आग की हल्की सी गर्मी सर्द मौसम में अच्छी लग रही थी। गाने बदलते जा रहे थे। उन गानों में किशोर कुमार से लेकर बुल्ला की जानना में कौन जैसा सब कुछ था। आपने बताया नहीं, बाबा ने दोबारा पूछा। बताया तो दिल्ली में रहता हूँ, मनोज ने कहा। दिल्ली में रहते हो, लेकिन घर कहाँ है? बाबा ने मनोज की आंखों में आंखें डालकर ये सवाल किया। मनोज को वो सारे घर याद आए जो घर हो सकते थे, लेकिन वह एक भी घर याद नहीं आया जिसको घर बोला जा सकता था। बाबा, शेर सुनोगे? बाबा ने पूछा। मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया। बाबा को शायद जवाब सुनना भी नहीं था। तुम राह में चुपचाप खड़े हो गए हो,
किस किस को बताओगे कि घर क्यों नहीं जाते? तुमने लिखा है? नहीं बाबा, हम कहाँ, अच्छा पढ़ने की आदत है, अच्छा लिख थोड़े पाते हैं। अमीर कजलबाश का शेर है। ये सब बातें सुनते हुए मीता को अपने खोए हुए दिनों की याद आई। उसको ख्याल आया कि जब कॉलेज का उसका स्टेंट खत्म हो जाएगा तो वह लौटकर जहाँ जाएगी, क्या उसको घर कहा जाता है? यह आखिर होता क्या है? ये सवाल बाबा, मनोज और मीता तीनों के मन में था। तीनों के पास एक एक अपार्टमेंट एड्रेस था। तीनों का अपना घर खो चुका था। तीनों चुपचाप आसमान देखते हुए तारों में अपना घर ढूंढने लगे। जमीन पर खोए हुए घर आसमान में ही दिखते हैं। साशा ने बहुत दिनों के बाद मनोज को इतने ध्यान से देखा। कई बार आदमी दूसरों से नाराज इसलिए होता है क्योंकि वह अपने आप से नाराज होता है। साशा की उम्र नाराज होने वाली थी। अनुषा उसके पास आकर बैठी। साशा ने अनुषा को देखा और कुछ नहीं कहा। अनुषा ने एक गिलास साशा की तरफ बढ़ाया। उसने वो गिलास ले लिया और अनुषा की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराई। एडवेंचर स्पोर्ट वाले लोग सबसे पहले हालचाल ले रहे थे। एक दो लोग और थे जिनके हाथ पैर में दर्द था, लेकिन शाम के अच्छे मौसम ने सारी थकावट मिटा दी थी। इसी बीच किसी ने स्पीकर पर पार्टी वाले गाने बजा दिए। अनुषा सबसे पहले डांस फ्लोर पर आई। उसको देखकर बैच के कुछ और लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया और देखते ही देखते डांस फ्लोर पर अच्छे खासे लोग हो गए। मीता बैठी हुई देख रही थी। डांस करना साशा की कमजोरी नहीं, मजबूरी थी। वह ठीक ठाक नशे में थी। वह मीता के पास आई और उसको जबरदस्ती खींचकर ताज़ा ताज़ा बने हुए डांस फ्लोर पर ले गई। मीता के फ्लोर पर आते ही सभी एकदम जोश में आ गए। बहुत से ऐसे लड़के जिनका मीता क्रश थी, वे भी आसपास आने की कोशिश कर रहे थे। साशा अपनी ही धुन में थी। धीरे धीरे डांस फ्लोर पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। मीता भी एंजॉय कर रही थी। मनोज सबको दूर से देखकर अपनी ड्रिंक ले रहा था। बाबा पविरंजन ट्रांस में थे। उनको डांस में घसीटने की कोशिश बहुत लोगों ने की, पर बाबा कहाँ मानने वाले थे। बाबा की क्लास की लड़की जब बाबा को बुलाने आई तो बाबा ने उसे ही अपने आप बैठा लिया और ज्ञान देने लगे। बाबा, नृत्य जो है वो तन में नहीं मन में होना चाहिए। उस लड़की को बात अजीब तो लगी, लेकिन उसे ऐसी फालतू सी लगने वाली फिलोसफिकल बातें अच्छी लगती थी, इसलिए वह कुछ नहीं बोली। बाबा के पास अब एक श्रोता था, इसलिए बाबा के पास दुनिया भर की बातें थीं। बाबा को खुद भी नहीं पता था वे क्या बोल रहे हैं। लड़की को भी नहीं पता था कि वे क्या बोल रहा है, पर दोनों में बातें हो रही थी। कुछ लोग पार्टी में बोर हो जाते हैं, लेकिन मजबूरी में जब पार्टी में बैठना ही पड़ जाए तो दो चीजें खोजते हैं, एक कोना और एक साथ। बाबा के पास दोनों थे। लड़की जिस तरह सिर हिला रही थी, दूर से देखकर ऐसा कहा जा सकता था कि वह बाबा से अच्छा खासा इम्प्रेस्ड थी। मनोज की नज़र साशा पर थी। वह आज के समय की एक परत काटकर एक पुराने समय में था। उस पुराने समय में साशा भी उसके साथ थी। सामने नाचती हुई साशा के साथ में एक बच्ची साशा भी उसके सामने थी। हम एक साथ कई सारे समय के बीच में रहते हैं, समय जो एक दूसरे में गड्ढमड्ढ हो रहे होते हैं। इसीलिए हमारी असली उम्र केवल उतनी नहीं होती जितनी जन्मदिन पर होती है। इसीलिए गांव के बूढ़े और पैर छूने पर आशीर्वाद देते हैं कि जियो, क्योंकि लंबी उम्र के लिए याद करने लायक पल होना भी जरूरी है। यादें घिस जाएं तो उम्र एक बोझ हो जाती है। मनोज को भी जीवन में कभी यादों को दोहराने का टाइम ही नहीं मिला था। इसीलिए शायद वह कॉलेज लौटा भी, जहां से ठहर कर पीछे देख सके। पापा, आप डांस क्यों नहीं कर रहे हैं? मम्मी कितना अच्छा करती है, तुम मुझे सिखा दो ना। इसमें सीखना क्या है पापा, बस डांस करने लगो, बहुत मज़ा आता है। चलो करो अब। अच्छा, नेक्स्ट बर्थडे पर पक्का। नहीं, आप झूठ बोलते हो, आज करना पड़ेगा। मुझे देखो, ऐसे करो, सिंपल तो है ना।
बीच बीच में उठता हुआ दर्द उसको आज में वापस खींच रहा था। अब दर्द इतना था कि उससे सहन नहीं हो रहा था। दर्द से कराहता मनोज साशा को दिखा। उसने मीता को बताया, वह खुद नहीं आई। अगले कुछ ही मिनटों में मनोज को लेकर एक गाड़ी अस्पताल की ओर बढ़ चली थी। मनोज दर्द से बेहोश हो गया था। सुबह जब मनोज की आंख खुली तो उसके बेड के पास वाले सोफे पर अनुषा सो रही थी। मनोज कुछ देर तक तो उसको देखता रहा। वह बहुत धीमे से बोला, अनुषा। फिर बोलने के बाद उसको लगा कि नहीं, उसे अनुषा को जगाना नहीं चाहिए। मनोज ने पास ही पड़े अपने मोबाइल को उठाया और गजेंद्र को फोन किया। गजेंद्र वैसे भी हॉस्पिटल पहुंचने ही वाला था। उसने कमरे में घुसते ही कहा, क्या पार्टनर, दर्द कैसा है? बुढ़ापा आ ही गया। मनोज ये सुनकर हंसा और बैठने की कोशिश करने लगा। अनुषा की नींद खुली। अनुषा ने उठते ही गजेंद्र को ग्रीट किया और मनोज से पूछा, दर्द कैसा है? अभी तो ठीक लग रहा है, मनोज ने बैठते हुए कहा। गजेंद्र अनुषा के सामने कुछ बोलना नहीं चाहता था। अनुषा को भी थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा, मैं साशा को बुला कर लाती हूँ। साशा है यहाँ? हाँ, वही थी यहाँ रात भर। 1-2 घंटे पहले ही मैंने उसे कहा कि कुछ देर सो जाओ। अनुषा यह कहकर कमरे से निकल गई। अनुषा के जाते ही गजेंद्र थोड़ा नॉर्मल हुआ। समझा दो उसको, तुम्हारे चक्कर में फालतू परेशान होगी, गजेंद्र ने सोफे पर बैठते हुए कहा। अरे मैं क्या करूं अब, रहने दो। कैसा गया ट्रिप? अच्छा ही जा रहा था। फाइनली कल साशा ने थोड़ी बहुत बात की। गुड। गजेंद्र ने सोफे पर बैठते हुए चाय ऑर्डर की। साशा को बुलाओगे क्या? मनोज ने गजेंद्र से कहा। हाँ, मैं भी मिल लेता हूँ। यह कहकर गजेंद्र उठकर बाहर गया। गजेंद्र कुछ देर बाद वापस लौटा और बोला, तुम्हारे होश में आने का सुनकर वो चली गई है। मैंने समझाया भी, पर गजेंद्र की चाय ठंडी हो चुकी थी। मनोज को दर्द का ख्याल आया, जो कि था पर अब इतना नहीं था। मुझे दिल्ली से फ़ोन आया था, मिनिस्टर से पंगे ले लिए हैं तुमने, परेशान करेगा तुमको, गजेंद्र ने कहा। भाड़ में जाए, क्यों कर रहे हो? ऐसे भी इतना कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो पार्टनर, कंपनी है, इतने सारे लोगों का फ्यूचर स्टेक पर है। हाँ तो डर जाऊं? नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान से, लाइमलाइट से बचो। गजेंद्र अभी कह ही रहा था कि मनोज के फ़ोन पर दिल्ली से फ़ोन आया। मनोज के दिल्ली वाले ऑफिस पर इनकम टैक्स की रेड पड़ गई थी। प्रिया की समंदर से दोस्ती अब गाढ़ी होती जा रही थी। ऐसा नहीं था कि वह पानी से अब बहुत कंफर्टेबल थी, लेकिन हाँ, रोज उसका डर एक कदम पीछे हटता जा रहा था। रोज की प्रैक्टिस के बाद दोनों साथ नाश्ता करते, फिर टहलते और डेविड के अगले बैच का टाइम हो जाता। कभी कभी प्रिया डेविड के अगले बैच के समय भी उसके साथ रहती और नए लोगों को पानी से डरता देख अपने आप को याद करती। डेविड की उम्र भले ही प्रिया से कम थी, लेकिन वह कभी कभी बातें बहुत ही फिलॉसफिकल किया करता था। यूँ तो उम्र का फिलॉसफी से लेना देना नहीं है, फिर भी डेविड साल भर में कुछ महीनों के लिए गोवा आता था। बाकी बचे हुए समय उसकी अपनी एक दुनिया थी। वह उस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहता था। कई साल से इंडिया आते आते उसकी हिंदी में अब वैसा एक्सेंट नहीं रहा था। कई लोग उसकी हिंदी बोलते देख हैरान भी होते थे। सुबह अपने सेशन के बाद 1 घंटे तक टहलना दिन भर में डेविड का सबसे फेवरेट समय हुआ करता था। उस टहलने में कई बार ऐसा भी होता कि 10-15 मिनट तक दोनों कुछ नहीं बोलते। यूं ही टहलते हुए डेविड ने पूछा, शाम को मिलें? मिलकर क्या करोगे? बातें करेंगे, टहलेंगे, और क्या। तो अभी क्या कर रहे हैं? प्रिया ने डेविड को थोड़ा परेशान करने वाले टोन में कहा और मुस्कुराने लगी। शरारत वाली मुस्कुराहट की एक खास शक्ल होती है। प्रिया बिल्ली के बच्चे के जैसे डेविड को देख रही थी।
जैसे उसे पता हो कि बेचारा आगे जो भी बोलेगा उसे उसका जवाब उल्टा ही मिलेगा। शाम को मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगा, डिनर एंड ड्रिंक्स। बोलो, डेविड ने कहा। मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगा से प्रिया को याद आया कि जब उनकी नई नई शादी हुई थी तो हर संडे मनोज कुछ ना कुछ स्पेशल बनाने की कोशिश करता था। वह किताब खोलकर पूछता, क्या खाएंगी क्वीन प्रिया? इंडियन, चाइनीज, पुर्तगीज? बस आप नाम लीजिए मैडम, बंदा अभी वो हाजिर करता है। हालांकि मनोज कोशिश पूरी करता पर किताब में लिखी हुई चीज से कुछ अलग ही बन जाता। उस अलग बने हुए में भी एक स्वाद होता। स्वाद केवल अच्छी बनी हुई चीजों में नहीं होता, समय का भी एक स्वाद होता है जो केवल समय बीतने के बाद ही आता है। कुछ लोगों को याद करने से दिन का स्वाद बदल जाता है। कड़वाहट उसी स्वाद के नीचे छुप जाती है। रखे हुए दिन अपना स्वाद छोड़कर उड़ जाते हैं और आने वाले दिन स्वाद की अलग अलग शक्ल के ख्याल के साथ आते हैं। प्रिया को ठीक याद नहीं आ रहा था कि वो कौन सा संडे था जब मनोज ने कुछ स्पेशल बनाना छोड़ा और प्रिया को वो स्वाद आना बंद हो गया। डेविड की आवाज से प्रिया का ध्यान टूटा। इंडियन, चाइनीज, पुर्तगीज, आप जो बोलिए वो। प्रिया ने कुछ सेकंड सोचा और कहा, किसी और दिन पक्का, आज कुछ काम है। डेविड पूछ सकता था कि क्या काम है, आज क्यों नहीं, पर वह समझदार था, उसने पूछा नहीं। प्रिया इस बात से बेखबर थी कि मनोज के पैर में चोट लगी है या फिर मनोज के दिल्ली वाले ऑफिस में इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। डेविड ने प्रिया का समंदर वाला डर तो कम कर दिया था, लेकिन वह खुद प्रिया की लाइफ में एक नया समंदर होना चाहता था। वह समंदर जिसका डर प्रिया पहले ही दूर कर चुकी थी। वे लोग जो हमारे अंदर का एक डर दूर करते हैं, अनजाने में नए एक डर को ले आते हैं। प्रिया के घर लौटने का समय हो चुका था। डेविड की अगली क्लास का टाइम हो चुका था। रास्ते में एक इंडियन, चाइनीज, पुर्तगीज रेस्तरां अभी खुलने की तैयारी में था। आगे की कहानी अगले भाग में।